Assalamualaikum, my YouTube fellows. How are you all? I hope that you are all doing well. Welcome to my YouTube channel, Learn Science and Technology with Scientist Girl. Today we are going to start another chapter of biology, chapter 2. The name of this chapter is Biological Molecules. In this chapter, we will discuss the major biological molecules like carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. So first of all, we will introduce this chapter, that what are actually biological molecules are, and then we will start discuss them one by one. So let's start this chapter, biological molecules, with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. So first of all, we will discuss the biochemistry introduction, that what the biochemistry meaning is actually, or biochemistry is the study of which field and which things included in the biochemistry. So let's start with this. Bio में life and chemistry, of course chemistry, मतलब के लाइफ के पीछे केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारी लाइफ में, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. So biochemistry is the branch of biology which deal with the study of chemical components and the chemical processes in living organism. अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें डेली बेसिस पे बहुत ही केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो रन हो रहे होते हैं, और इन केमिकल प्रोसेसेस की वजह से ही बहुत से जो फंक्शंस हैं वो हम परफॉर्म करते हैं. और इन केमिकल प्रोसेसेस में जो इंक्लूड होती हैं चीज़ें, उनको हम केमिकल कंपोनेंट्स कहते हैं. जिन इन केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से ही केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं ये रन हो रहे होते हैं. केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं या बहुत से होते हैं, किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होंगे केमिकल कंपोनेंट्स, वो उस केमिकल प्रोसेस के कंपोनेंट्स होंगे. अब all living organisms are made of certain chemical compounds which are generally classified as the organic and inorganic. अब सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर, वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो तीनों प्रेजेंट होती हैं. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है ये अलग अलग मौजूद होती हैं. एक ही कंपाउंड के अंदर ये तीनों प्रेजेंट नहीं होंगे एटम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये तीन एटम्स एट द सेम टाइम प्रेजेंट होते हैं. इनऑर्गेनिक में एट द सेम टाइम ये प्रेजेंट नहीं होते. अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. तो जब हम नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को भी डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स को भी, लिपिड्स को भी, न्यूक्लिक एसिड को भी, तो आप देखेंगे कि इन सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये एट द सेम टाइम प्रेजेंट होती है. मतलब के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ये तीनों एटम्स जो होते हैं एट द सेम टाइम प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अगर हम एग्जांपल्स देखें, उसमें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये. लाइक वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रेजेंट होता है. तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी 2 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रेजेंट होता है. सो हम इस तरह से कह देते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट द सेम टाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक है इसके अंदर एट द सेम टाइम प्रेजेंट नहीं होते. हो सकता है कि इनऑर्गेनिक मालिक्यूल, एक मालिक्यूल जो है इनऑर्गेनिक, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एट द सेम टाइम प्रेजेंट हो लेकिन ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो. या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो. या अगर हम वाटर की बात करें उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है लेकिन कार्बन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती. इन दिस स्लाइड ये केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं डिफरेंट वो डिस्कस किए गए एट द सेम टाइम बैक्टीरियल सेल में और मेमिलियन सेल में. मतलब टोटल सेल का जो वेट है उसके लिहाज से एक सेल जो होता है बैक्टीरियल सेल की अगर हम एग्जांपल लें तो 70% जो बैक्टीरियल सेल का होता है वो वाटर होता है, और एज कम्पेयर टू मेमिलियन सेल जिसमें 17% वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक मेमिलियन सेल के अंदर.
इसी तरह प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए, इन सब की वेटेज बताई गई है। मतलब एक सेल के अंदर इनका कितना वेट होता है, कितने कितने परसेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी जो हैं उनकी भी बताई हुई है। जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं लाइक सोडियम है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड है, तो ये सारे जो होते हैं कि सेम होते हैं। बैक्टीरिया सेल में भी, बैक्टीरिया सेल का भी ये 1% बनाते हैं और मेम्ब्रेन सेल का भी। ठीक है, आप एक दफा देख लीजिएगा, ये हो सकता है एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट इज दी मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन एक्चुअली जो है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। The survival of an organism depends upon its ability to take some chemical from its environment and use them to make the chemical of its living matter. For this reason, cells of every organism are constantly taking in new substance and change them chemically into various ways, like building new cellular material and obtain energy of their needs. अब एक्चुअली मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि एनर्जी को गेन करना, उसको कंज्यूम करना और फिर उसको रिलीज करना। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें, हम बहुत से केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम अपने इन्वायरमेंट से केमिकल्स को लेते हैं और उन केमिकल्स को यूज़ करते हुए अपने इस्तेमाल के केमिकल्स जो हैं वो बनाते हैं। अब हमारी बॉडी है, हम बहुत सी चीज़ें जो डेली लाइफ में हम खाते हैं वो एक तरह के केमिकल भी है ना, हम इनटेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम ले रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से। उसके बाद हमारी बॉडी उसको यूज कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई चीज़ खाते हैं, हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है स्मॉल पीसीस में। फिर उसके बाद उसके अंदर से जो जो केमिकल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो सब जो होते हैं हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, उनको यूज कर लिया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट होता है वो मेटाबॉलिज्म की जो एंड प्रोडक्ट है वो वेस्ट है, जो कि नहीं चाहिए होता हमारी बॉडी को, और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जो है ये मेटाबॉलिज्म का होल प्रोसेस है। मतलब कि केमिकल्स को लेना, इनटेक ऑफ केमिकल्स, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, यूज दोज केमिकल्स ऑफ नीड एंड देन एक्सक्रीट द वेस्ट। दिस इज नाउन एज मेटाबॉलिज्म। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स जो हैं ऑर्गेनिज्म के वो कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट से नए सब्सटेंस लेते हैं, चेंजिंग देम केमिकली इन वेरियस वेज, बहुत से वेज में उनको केमिकली उनको चेंज करते हैं और फिर न्यू सेलुलर मटेरियल बनाने में उसको यूज करते हैं और एनर्जी भी ऑब्टेन करते हैं उन केमिकल कंपाउंड्स से। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन दी सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज। सीजलेस मतलब जो कि कभी भी रुकता नहीं है। केमिकल एक्टिविटीज जो हैं वो 24/7 हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही होती हैं, ये रुकती नहीं है। ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी इसी तरह से ही चलती है और हमेशा इसी तरह से चलती रहनी है। केमिकल प्रोसेस जो है वो 24/7 हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, तभी हम जो है वो जिंदा रहते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो वो 24/7 वर्क कर रहा होता है। अब उसको भी तो एनर्जी की जरूरत होती है, हमारे हार्ट को भी। तो जब हम कुछ इनटेक करते हैं, कुछ ना कुछ हम खाते हैं, तो वहां से एनर्जी जो होती है वो हमारे हार्ट को भी जा रही होती है। जिस चीज की हार्ट को जरूरत है, ऑफ कोर्स ब्लड की, ब्लड को पंप करना होता है हार्ट ने, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम अपनी फूड से ले रहे होते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी में सीजलेस एक्टिविटीज हो रही होती हैं 24/7। दिस केमिकल एक्टिविटीज मेंटेन विद हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हमारी बॉडी इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म करती है मेटाबॉलिज्म को। ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन ए सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको हम कलेक्टिवली, उन सब के सब केमिकल रिएक्शन को अगर हम कलेक्टिवली अगर हम डिस्कस करें तो उसको हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि किस तरह से जो मेटाबॉलिज्म होता है ये हमारी बॉडी बॉडी में जो होता है वो परफॉर्म हो रहा होता है। नेक्स्ट इज दी व्हाट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म।
अब एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? Those reactions in which simpler substances are combined to form complex substances, this is called anabolic reaction. अब यहाँ पे एक चीज है याद रखने के लिए, एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि वो वाली रिएक्शन जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो फॉर्म ए कम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीज आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक से आपने याद रखना है, एनाबॉलिक मीन टू मेड अप द लार्जर मॉलिक्यूल, और कैटाबॉलिक मीन, कैटाबॉलिज्म मीन उनको तोड़ना, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ के सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, दीज आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, अब हर वक्त हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं। हर वक्त हमारी बॉडी में यही चल रहा होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिलाकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, और जब एनर्जी की जरूरत होती है तो उन लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़कर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब एनाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं उसमें एनर्जी चाहिए होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन नीड एनर्जी। जाहिर बात है हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिलाकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाने हैं, और लार्जर मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो उसके अंदर एनर्जी जो हो जाएगी वो स्टोर हो जाएगी। अब अब अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें एनाबॉलिक रिएक्शंस की, इट्स ए वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो अब अगर इन्वायरमेंट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी जब मिलती है तो जब वो एनर्जी यूज होती है वाटर मॉलिक्यूल बनाने में तो वो उस मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है। अब हम कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल लेते हैं इसी वाटर मॉलिक्यूल की। अब वो जब टूटेगा वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 एटम अलहदा हो जाएंगे, ऑक्सीजन का एक एटम अलहदा हो जाएगा। तो जो बॉन्ड होंगे उनके दरमियान, जो बॉन्ड बनते हैं इन 2 एटम्स के दरमियान, हाइड्रोजन एटम के दरमियान भी ऑफ कोर्स 2 इसमें एटम प्रेजेंट है, उनके दरमियान भी बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी बॉन्ड होगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए, तो उन बॉन्ड में जो एनर्जी मौजूद होगी वो रिलीज होगी। तो इसलिए कहते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और जो एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो दे एनाबॉलिक रिएक्शन नीड एनर्जी, और जब एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक रिएक्शन होंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। जो एनर्जी स्टोर हुई होगी एनाबॉलिक रिएक्शंस में वही एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। I hope that you understand this catabolism and anabolism. फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज और क्वेश्चंस अगर कोई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अब एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन गो हैंड इन हैंड इन द लिविंग सेल। मैंने आपको बताया है कि ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शन ये रिवर्सिबल होते हैं। एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक से एनाबॉलिक होता है, मतलब कि ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। Complex molecule are broken down and the resulting smaller molecule are reused to form the new complex molecule. तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है कि रिवर्सिबल होता है। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो टूट के स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो फिर से एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने के लिए यूज कर लिए जाते हैं। Interconversion of the carbohydrates, proteins, and lipids that occur continuously in living cell are the example of coordinated catabolic and metabolic and anabolic activities. सो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड की इंटरकन्वर्जेंस होती रहती हैं, ये टूट के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर से वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स जो होते हैं वो बनाते रहते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है लिविंग सेल्स में। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ coordinated catabolic and anabolic activity. Now we will discuss the molecule, very important biological molecule, कार्बन। कार्बन जो है इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको पहले मतलब कि बता देती हूँ, एक स्मॉल इसकी इम्पोर्टेंस कि कार्बन जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बैकबोन होता है। कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है, लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें कार्बन हर हाल में प्रेजेंट होता है, और कार्बन ही मॉलिक्यूल्स की बैकबोन होता है।
अब हम इसको डिस्कस करते हैं, कार्बन की इंपॉर्टेंस। कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक एलिमेंट जो है वो कार्बन है। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। कार्बन इज द टेट्रावेलेंट। अब इसका क्या मतलब है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। व्हाट इज टेट्रावेलेंट, ये इसकी वैलेंसी बताई हुई है। कार्बन एटम जो होती है इसकी वैलेंसी होती है 4। तो 4 मीन टेट्रा और वेलेंट मीन वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 4 किस तरह से होती है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें केमिस्ट्री में, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली 4। तो इसकी वजह से इसकी वैलेंसी होगी 4, ये हो गया टेट्रावेलेंट। और इसकी इसी खसूसियत की वजह से, इसी खासियत की वजह से कार्बन की, ये मालिक्यूल के साथ एट द सेम टाइम 4 मालिक्यूल के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। अब वो मालिक्यूल कोई भी हो सकते हैं। इसको तो अपना शेल पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इसके पास होते हैं, 4 इसको चाहिए। अब वो जोन सा मर्जी जो होता है मालिक्यूल को इसके साथ आके, सॉरी एटम जो होता है वो इसके साथ आके अटैच हो जाए और अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दे, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावेलेंट। इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से ये बहुत से दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके मालिक्यूल बना सकता है, कार्बन एटम जो है। और जब दो मालिक्यूल, जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं, कार्बन के साथ अगर कोई दूसरा एटम आकर मिलेगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आकर मिल रहा है, हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, तो शेयरिंग के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन और दूसरे एटम के दरमियान, कोई भी एटम हो, उनके दरमियान जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब शेयरिंग के साथ, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ जब कोई भी बॉन्ड बनेगा तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सो इधर भी यही लिखा हुआ है, इट कैन रिएक्ट विद मेनी अदर नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग दी कोवलेंट बॉन्ड्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है। कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट व्हेन टू और मोर एटम कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके जो होते हैं मालिक्यूल्स जो होते हैं या एटम्स जो होते हैं वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड बन जाता है ना उन दोनों के दरमियान, एटम्स के दरमियान, तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। When an electron pair is shared between two atoms, a single covalent bond result. An example is the bond between two hydrogen atoms to form a hydrogen molecule. अब जब दो हाइड्रोजन एटम जो हैं वो मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके। व्हेन ए कार्बन एटम कंबाइन विद 4 एटम्स और रेडिकल्स, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए ये 4 अदर एटम और रेडिकल्स के साथ एट ए टाइम ये कंबाइन कर सकता है। So when a carbon atom combined with 4 atom or radical, the 4 bond are arranged symmetrically in a tetrahedron and result to give a stable configuration. टेट्राहेड्रन बनाता है जो कार्बन होता है, जब ये किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो ये इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्यों कहते हैं, इसके 4 कॉर्नर्स बनते हैं। चलिए यहाँ पे दिखाया भी हो, हाँ जी ये देखें। अब कार्बन जो है, अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे देखें, स्टेट चेन में अगर हम देखें तो ये देखें, ये कार्बन है, पहला कार्बन का जो एटम है ये इधर भी हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है, हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये एक दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हुआ है। तो अगर हम अब ये सिंगल स्ट्रक्चर इतना सा देखें तो ये 4 कॉर्नर्स इसके बन रहे हैं इस स्ट्रक्चर के। 4 कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बना रहा है एट दी सेम टाइम, एक कार्बन एटम के साथ और 3 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा 4 कॉर्नर्स वाला, इसको हम कह देंगे टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, टेट्राहेड्रन। और ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये स्टेबल होती है, मतलब है कि ये अब इसका ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, ये स्टेबल है। अब इसमें चेंजिंग्स नहीं होंगी, इसमें चेंजिंग्स तभी होंगी जब ये ब्रेक डाउन होगा टू फॉर्म दी स्मॉल मॉलिक्यूल और दी एटम्स।
Next is the stability associated with the tetravalency of carbon atom make it favorable element for the synthesis of the complicated cellular structures. अब ये जो कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी है, यही इस मॉलिक्यूल को, मतलब के कार्बन एटम को, ये बनाती है फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स, बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं, लाइक प्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, तो ये बहुत से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर कार्बन एटम ही इन्वॉल्व होता है, और इसकी टेट्रावेलेंसी ही इसको इस काबिल बनाती है कि ये कम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस हैं या कम्प्लेक्स जो एलिमेंट्स हैं, उनको ये डिजाइन कर सकता है। कार्बन एटम कैन आल्सो कंबाइन नेचुरल म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल ब्रांच और अनब्रांच चेन और रिंग्स। तो कार्बन एटम जो है ये कंबाइन होके दूसरे एटम्स के साथ स्टेबल ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर अनब्रांच या फिर रिंग्स स्ट्रक्चर बनाता है। वो हम आगे देख लेते हैं कि किस तरह से बनाता है। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसकी जो एबिलिटी है कार्बन एटम की, यही इसको इस काबिल बनाती है कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और कार्बन से मिलकर ही बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कार्बन की वजह से बनते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म ए स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो स्केलेटन होता है वो कार्बन और कार्बन बॉन्ड से बनाता है, मतलब कार्बन के साथ एक और कार्बन एटम, फिर उसके साथ एक और कार्बन एटम, फिर एक और कार्बन एटम। इस तरह से बहुत सारे कार्बन एटम्स मिलके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक बैकबोन बनाते हैं। उसके बाद जो दूसरे एटम, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो फिर बाद में इनके साथ आके अटैच होते हैं। अब ये देखें जिस तरह से ये एक स्ट्रेट चेन दिखाई हुई है कार्बन एटम्स की, तो इसमें बहुत से कार्बन एटम जो हैं वो आपस में अटैच होकर एक बैकबोन बना रहे हैं मॉलिक्यूल के, और फिर उसके साथ मजीद हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं। ये एक स्ट्रेट चेन है। और इसमें जो फर्स्ट सेकंड, जो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, यू कैन सी हियर। इसी तरह ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, कार्बन ने ब्रांच स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होकर बैकबोन बना रहे हैं, उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हुए हुए हैं। इसी तरह ये रिंग स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, बहुत से कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, कुछ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ, कुछ डबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ, और उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कार्बन के साथ अटैच हुए हुए हैं। तो मतलब वैलेंसी पूरी करनी है ना कार्बन ने किसी तरह से अपनी। तो डबल बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है ना, ये देखें अब मतलब कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी 4 जो है वो पूरी करनी है, लेकिन ये कार्बन जो है ये अटैच है एट द सेम टाइम एक कार्बन एटम से, एक, दो और तीन, तीन एटम्स के साथ ये अटैच है। तो अब चौथा चौथा एटम कहाँ से आएगा? चौथे की वैलेंसी जो है वो कहाँ से कार्बन पूरी करेगा? वो फिर इस तरह करता है कि दूसरे कार्बन एटम के साथ दूसरा बॉन्ड बना लेता है। मतलब एट द सेम टाइम ये एक ही कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करके अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे कर रहा है। 4 इसके अपने और 4 जो इसने शेयर किए हुए हैं, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने पूरे करने हैं। इस तरह से ये जो है ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, ब्रांच भी और स्ट्रेट भी। So carbon combine commonly with the hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulfur. Combination with these and other elements contribute to the large variety of organic compounds. Carbon and hydrogen bond is the potential source of chemical energy for the cellular activities. अब सेल एक्टिविटीज के लिए जो मेजोरिटी होती है एनर्जी की वो इसी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से ही आती है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो होती है वो फिर सेलुलर प्रोसेसेस में यूज होती है। कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएटेड इन दी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। अब अच्छा, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड और जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है हम उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। अब जो कार्बन और ऑक्सीजन का उन्होंने कहा जो मॉलिक्यूल है जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से होती है। कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन इन एन अमीनो एसिड लिंकेज
to form peptide bonds and form proteins, which are very important due to their diversity in the structure and function. अब कार्बन, अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो वो एक बॉन्ड बनाता है। जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड। जब कार्बन और नाइट्रोजन ने आपस में मिलना है और बॉन्ड बनाना है, उसको हम कहते हैं अमीनो एसिड लिंकेज। वो अमीनो एसिड बन जाता है ना जब कार्बन और नाइट्रोजन अटैच होते हैं। तो अमीनो एसिड लिंकेज जो होते हैं ये फिर बहुत सी अमीनो एसिड होते हैं, वापस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो फिर मतलब के अमीनो एसिड होते हैं, वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। और प्रोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डाइवर्स है नेचर में, इनके स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि प्रोटीन होते हैं ये फाइबर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और भी बहुत से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन्स बनाती हैं। और प्रोटीन्स के फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट आर दी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन जो है वो उसकी बैकबोन बनाता है और उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एट द सेम टाइम प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से बनते हैं। लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल इसका मैक्रो मालिक्यूल्स भी कहते हैं। अगर ये स्मॉल होते हैं हम इनको माइक्रो कहते हैं, अभी लार्ज हैं तो इसलिए हम इनको कहते हैं मैक्रो मालिक्यूल। सच एज सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, हेंस दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, जिस तरह के एग्जांपल है यहाँ पे सेलुलोज की, फैट्स की एंड प्रोटीन्स की, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये पानी में हल नहीं होते, इनसॉल्युबल होती हैं। तो इसीलिए किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इनसे बना होता है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल से। इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अगर ये डिसॉल्व हो जाते तो फिर तो ये सेल का स्ट्रक्चर ही ना बना पाते। सेल जो होता है वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी इनको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। ये जो होते हैं किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैक्रोमोलीक्यूल से मिलकर बना होता है, फॉर एग्जांपल सेलुलोज, फैट्स या फिर प्रोटीन्स। They also serve as the storage for the smaller molecules like glucose, which in turn are responsible for provide the energy to the body. अब ये जो मैक्रोमोलीक्यूल्स होते हैं इन्होंने एनर्जी भी स्टोर की होती है किस फॉर्म में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी। तो ग्लूकोज हमने सुना भी होगा, बल्कि देखा भी होगा कि जिनका ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, उनकी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है हैंड्स में, मतलब कि उनको वीकनेस फील हो रही होती है। तो उसको कहते हैं कि उसको जल्दी से कुछ मीठा खिलाया जाए, ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डाउन हो रहा होता है। तो ये जो ग्लूकोज होती है ये हमारी बॉडी में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ग्लूकोज है। तो अब ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं ये एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और फिर वो वाली जो एनर्जी है वो हमारे सेलुलर मैकेनिज्म्स में या फिर सेलुलर बहुत से केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं उनमें यूज हो जाती है। और स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब कौन कौन से हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। सर्व इधर एज द सोर्स ऑफ एनर्जी और एज द सब यूनिट टू बिल्ड द मैक्रोमोलेक्यूल्स। अब जाहिर सी बात है मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेंगे। तो अगर हम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लें तो इसमें आती है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। तो ये जो होते हैं एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर इन्हीं से मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। Some small molecules are so unstable that they are immediately broken down to release energy such as ATP। एटीपी जो हमारी बॉडी में मोस्टली एनर्जी जो होती है प्रोवाइड की जा रही होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी इज द एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो स्मॉलर मालिक्यूल्स होते हैं कुछ, उन्होंने कहा जो कुछ स्मॉलर मालिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि उनका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता, वो किसी भी टाइम ब्रेक डाउन हो सकता है, टूट सकते हैं वो। और फिर जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो कोर्स उनके बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो रिलीज होती है। और फिर वो वाली जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और फिर जो एटीपी है इट इज़ द मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फिर वो वाली एनर्जी जो होती है वो हमारे सेलुलर या केमिकल रिएक्शंस में यूज हो जाती है।
Such substances serve as the immediate source of energy for cellular metabolism. इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, जो स्मॉलर सब्सटेंसेस होते हैं, वो एनर्जी, इट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब अगर किसी भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसमें इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। स्मॉलर मालिक्यूल्स, अब जो लार्जर मालिक्यूल्स हैं, ऑफ कोर्स अगर टूटेंगे लार्जर मालिक्यूल, तो ऑफ कोर्स उनके अंदर से एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। स्मॉलर मालिक्यूल के टूटने से एनर्जी जो है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज होती है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि स्मॉलर मालिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है वो अनस्टेबल होता है, इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी ये टूट जाएंगे। लेकिन अब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। बेशक उनके अंदर से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, लेकिन जब इमीडिएट केमिकल रिएक्शंस की जरूरत होती है, जब फौरी तौर पर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होना होता है, तो उसके लिए स्मॉलर मालिक्यूल्स होते हैं वो काम आते हैं। स्मॉलर मालिक्यूल जल्दी टूट जाते हैं, इमीडिएटली टूट जाते हैं, तो इसलिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है स्मॉलर मालिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो हम जानते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड ही वाटर पे करती है। हमारे सेल्स का जो मेजर पार्ट है वो वाटर के ऊपर कंसिस्ट करता है, और वाटर जो होता है लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो सारे केमिकल रिएक्शन जितनी भी हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, दे ऑल परफॉर्म्ड इन एन एक्वस इन्वायरमेंट। वाटर के अंदर ही वो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में भी वाटर जो होता है ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और बेसिक नीड भी है प्लांट्स की। इसके बगैर पौधे मुरझा जाते हैं। इसी तरह अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम भी डेली लाइफ में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारी बॉडी का मेजर पार्ट है, मतलब मेजर मेजोरिटी जो है वो हमारी बॉडी की, या अगर हम सेल्स की बात करें, दे इट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर। So water is the medium of life. It is the most abundant compound in all organism. abundant मीन जो सबसे ज्यादा पाया जाता हो, तो ये कंपाउंड हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है हमारी बॉडी का वो वाटर के ऊपर, इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। इट वेरीज फ्रॉम 65 to 89 इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसकी जो परसेंटेज है वो 65 से 89% है। कुछ सेल्स का ये 89% बनाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये 65% भी बनाते हैं बॉडी का। Human tissues contain about 20% of water in bone cell and 85% in brain cell. अब ब्रेन सेल्स जो होते हैं उसकी मेजोरिटी होती है वो इट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। 85% ये ब्रेन सेल का बनाते हैं, वाटर जो होता है, और बोन सेल का 20%। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ द सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक्वस इन्वायरमेंट में जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सब एक्वस इन्वायरमेंट में ही परफॉर्म होते हैं। It also takes part in many biochemical reactions such as hydrolysis of macromolecule. अब बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं, जिस तरह के हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कोई भी इस तरह का रिएक्शन जिसमें बॉन्ड टूटे और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो। इनको हम, इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन या फिर टूटना। लाइस मीन टूटना और हाइड्रो मीन वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से, जब एक पानी का मॉलिक्यूल टूट के निकलेगा, तो हम उन रिएक्शंस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर इन्वॉल्व होता है। इट इज आल्सो यूज एज द रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में पानी का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज एन रॉ मटेरियल की रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब वाटर अगर हम बात करें तो ये सॉल्वेंट है। इट इज द बेसिक सॉल्वेंट है ये। बहुत से जो सॉल्यूट्स हैं वो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। वाटर के अंदर बहुत सी, मतलब कि मेजोरिटी जो है वो सॉल्यूट्स की वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। इसलिए हम इसको बेसिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। कि पानी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है, मेजोरिटी जो होती है चीज़ों के पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। लाइक सॉल्ट पानी में डिजॉल्व हो जाता है, शुगर पानी में डिजॉल्व हो जाती है,
और भी बहुत सी चीजें हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, एक्सेप्ट फैट्स के, ऑयल्स के, वैक्सीज के, लिपिड्स के, ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। दे फॉर्म लेयर अपन वाटर, ये वाटर के ऊपर लेयर बना लेते हैं अगर हम इनको डिजोल्व करने की कोशिश भी करें तो। ड्यू टू इस पोलैरिटी वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। पोलर सब्सटेंस वो होती हैं जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो वाटर की पोलैरिटी की वजह से जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उनके लिए वाटर जो है ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। आयनिक सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अब ये जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं जो आयंस पे कंसिस्ट करते हैं, जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं जो आयंस पे मुश्तमिल नहीं होते और इनके ऊपर चार्ज ग्रुप होते हैं, इन देयर मॉलिक्यूल आर डिस्पर्स इन वाटर। आयनिक सब्सटेंसेस डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में, और जो नॉन आयनिक सब्सटेंस है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब कि दूर दूर फैल जाते हैं, जिनके ऊपर चार्ज ग्रुप्स होते हैं। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस लाइक, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की, HCO3 नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज होता है। तो अगर इस तरह के नॉन आयनिक सब्सटेंस जब हम वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे इधर उधर। when in solution, ions and molecule move randomly and are in more favorable state to react with other molecules and ions. तो आयन जो होते हैं, आयन्स और मालिक्यूल, अब अगर एक्वस इन्वायरमेंट है, एक्वस इन्वायरमेंट में जब आयन और मालिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। मतलब कि कोई मालिक्यूल जो है वो कहीं पे मूव कर रहा होता है, कोई आयन जो है वो कहीं पे मूव कर रहा होता है। तो इस स्टेट में या इस कंडीशन में ये उनके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल चांसेस होते हैं, उनके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है कि वो दूसरे मालिक्यूल्स या आयंस के साथ रिएक्ट कर सकें। It is because of this property of water that almost all reactions in cell occur in the aqueous media. पानी की वाली जो खसूसियत है कि इसकी पोलैरिटी की वजह से ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, और पानी के अंदर जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसके इस प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन है वो ज्यादातर जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में परफॉर्म किए जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। In cell, all chemical reaction are catalyzed by enzymes which work in aqueous environment. अब enzymes जो हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, उसको फास्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो एंजाइम भी एक्वस इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं, उनको भी काम करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब वो वाले मॉलिक्यूल जो कि पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं, उनकी मतलब कि वाटर तो है वो पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर के साथ पोलर ही रिएक्ट करेगा जिसके पोल्स होंगे। अब नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं जिस तरह के फैट्स, फैट्स की एग्जांपल है दीज आर नॉन पोलर, दे कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर and so they are insoluble in water and help to maintain the membranes which make the compartments in the cell. अब सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की कवरिंग होती है, उसको बनाने में फैट्स अपना रोल प्ले करते हैं। फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ये इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो अगर ये डिजोल्व होते होते तो फिर सेल की मेम्ब्रेन कौन बनाता? तो ये एक इनकी अपनी एक यूनिकनेस है या इनकी अपनी प्रॉपर्टी है कि ये सेल में वाटर में डिजोल्व नहीं होते, इसलिए ये सेल को एक कवरिंग उसकी बनाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट। सो नेक्स्ट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो हीट कैपेसिटी वाटर की वो होती है कि वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, वाटर की हीट कैपेसिटी। सो वाटर हैज ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद द मिनिमम चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। सॉरी वो हीट ऑफ वेपराइजेशन थी, आई एम सो सॉरी। हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, वाटर हैज द ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। अब वाटर जो होता है ये बहुत ज्यादा हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर सकता है विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर।
अब मतलब कि अगर हम इन्वायरमेंट बात करें, अगर हम उसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जो होता है ये हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाएगा और वाटर के अपने टेम्परेचर के अंदर बहुत कम चेंजेस आ रही होंगी। इसको हम कहते हैं वाटर की हीट कैपेसिटी, मतलब कि पानी जो है वो कितनी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये होती है वाटर की हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक जो होती है हीट कैपेसिटी जो वाटर की होती है, उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं: द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 इज 1। अब जो कैलोरीज, मतलब कि 1 कैलोरी हमें चाहिए होती है हीट की वाटर के टेम्परेचर को 15 से 16 करने के लिए। 1 डिग्री सिर्फ टेम्परेचर वाटर का बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। और पानी भी कितना? 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ वाटर को 15 से 16 पे करने के लिए हमें 1 कैलोरी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। दिस इज बिकॉज मच ऑफ एनर्जी इज यूज टू ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं इतने मजबूत होते हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। Water thus work as temperature stabilizer for the organism in the environment and hence protect the living material against sudden thermal changes. So, what is a blessing? ये ऑर्गेनिजम्स में स्टेबलाइजर के तौर पे वर्क करता है। और ह्यूमंस, नॉट ओनली ह्यूमंस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम सब ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट या फिर सडन थर्मल चेंजेस। अगर बहुत ज्यादा हमारा इन्वायरमेंट हीटअप हो गया है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो रेज हो गया है हमारे इन्वायरमेंट का, तो वाटर जो है ये हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं कि मतलब कि जो समर सीजन होता है उसमें बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वाटर हमें कंज्यूम करना चाहिए। वाटर जो है ये हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है एंड ऑफ कोर्स इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम डैमेज। तो केमिकल रिएक्शंस में भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो हम जितना वाटर इनटेक करेंगे उतना अच्छा है, हमारे केमिकल परफॉर्म होते रहेंगे बॉडी में। नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए समर सीजन में या फिर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये डॉक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में भी हेल्प करता है। सो वाटर इज द ग्रेट ब्लेसिंग, इट इज द ह्यूज ब्लेसिंग इंडीड। नेक्स्ट दी हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है कि हमने वाटर को लिक्विड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी जो है रिक्वायर होगी। दिस इज नोन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो है 574 किलो एनर्जी जो है पर किलोग्राम ऑफ वाटर। वाटर के 1 किलोग्राम को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है 574 किलो एनर्जी, which play important role in the regulation of heat produced by the oxidation. And so ऑक्सीडेशन से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनको उसको कंपनसेट करने के लिए उस हीट को, अगर वाटर ना होता तो मतलब कि हमारी बॉडी का क्या हाल होता। वाटर जो होता है ये कंपनसेट करता है उस हीट को जो कि केमिकल रिएक्शंस में रिलीज की जाती है। बहुत ज्यादा एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर होती है वाटर को लिक्विड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और वो सारी की सारी एनर्जी जो होता है वो वाटर ले लेता है, जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस से एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। It also provide cooling effect to plants when it is transpire or to animal when it is perspire. एनिमल में जब रेस्पायरेशन होती है, प्रेस्पायरेशन मतलब कि जब स्वेटिंग होती है, वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी से इट इज रिलीजिंग फ्रॉम आवर बॉडी वाइल स्वेटिंग। तो स्वेटिंग में मतलब कि अब जब स्वेटिंग हो रही होती है उसके बाद जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है, वो इन्वायरमेंट में वेपर्स बन जाते हैं वाटर के। तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, वो हीट जो होती है वो हमारी बॉडी से ले जाता है। वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। इसी तरह प्लांट्स में भी इसी तरह ही है। जब वाटर जो है वो ट्रांसपायर होता है
हीटेड इन्वायरमेंट में जब वाटर जो होता है वो ट्रांसपायर होता है तो वो अपने साथ बहुत सी एनर्जी होता है वो कंज्यूम कर absorb कर लेता है, यूज कर लेता है और फिर प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. सो अगेन आई विल से दैट वाटर इज a huge blessing. Evaporation of only 2 ml out of 1 liter of water lowers the temperature of the remaining 998 ml by 1 degree. तो अब 1 लीटर अगर पानी हो, 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 1000 ml ऑफ वाटर. 1 लीटर में 1000 ml होते हैं. तो अगर हम 1 लीटर की बात करें, 2 ml, 1 लीटर में से 2 ml को अवेपोरेट करने के लिए जो टेम्परेचर लो होता है रिमेनिंग 998 ml का, वो 1 डिग्री से होता है, बाय 1 डिग्री. सो evaporation of 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2 ml को evaporate किया और 998 ml का टेम्परेचर 1 डिग्री तक ड्रॉप हो गया. तो अब सोचें अगर सिर्फ 2 ml को evaporate करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ है वाटर का, तो इसी तरह अगर हम 4 करेंगे तो 2 डिग्री. 6 ml को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो 3 डिग्री डाउन हो जाएगा, 4 और 5. तो अगर हम 10 ml, मतलब अगर हम 10 ml अवेपोरेट होता है 1 लीटर में से, 1000 ml में से 10 ml जब अवेपोरेट होता है तो 5 डिग्री रिमेनिंग जो वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री डाउन हो जाता है. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी is absorbed by water to convert it into the vapor form. Next is the ionization of water. आयनाइजेशन ऑफ वाटर की है, आइंस में कन्वर्ट होना है वाटर का. जो अगर हम देखें इसका फॉर्मूला वाटर का, तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है. तो वाटर की आयनाइजेशन में ये जो यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्शन जो है H2O, जब ये जो एरो है ये शो कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, मतलब कि H2O से H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जो होता है ये बन जाता है जब वाटर की आयनाइजेशन होती है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन वापस मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं. वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जब मिलेंगे फिर से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. सो इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन. This reaction is reversible but an equilibrium is maintained at 25 degree. The concentration of each H positive and OH negative ion in pure water is about 10 to 7 mole per liter. अब जो 25 डिग्री टेम्परेचर पे जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयन की प्योर वाटर में, वो 10 to 7 मोल पर लीटर होती है. मतलब अगर 1 लीटर वाटर होगा 1000 ml होगा तो उसके अंदर 25 डिग्री के ऊपर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो 10 to 7 मोल होगी. ये बात आपने याद रखनी है. इट कैन बी आस्क्ड इन दी MCQs क्वेश्चंस और इन दी शॉर्ट क्वेश्चंस. The H positive and OH negative ion affect and take part in many of reaction that occur in cell. अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जो है ये केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट भी करते हैं और ये हिस्सा भी ले रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन में. दे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. किसी ना किसी केमिकल कंपाउंड का ये हिस्सा बन जाते हैं, हाइड्रोक्सल आयन भी और हाइड्रोजन आयन भी. सो दिस इज द आयनाइजेशन. वाटर से पता चल रहा है आयोनाइज होना, मतलब कि आयंस जो हैं वाटर के वो सेपरेट हो जाने हैं. 2 किस्म के आयन बनते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयंस. The next is the protection, that how water protect the cells. What is the effective lubricant that provide protection against damage result from the friction. अब वाटर एक लुब्रिकेंट के तौर पे भी एक्ट करता है, मतलब कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन के दौरान. ये फ्रिक्शन नहीं होने देता सेल्स के दरमियान, मतलब रगड़ नहीं खाने देता दो सेल्स को आपस में. ये एक लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है ताकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या उसी तरह से जो सेल्स हैं वो आपस में रगड़ ना खाएं. फॉर एग्जाम्पल टीयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलिड्स. अब जिस तरह से
टीयर्स जो है, हाँ, हमारी आईज में जो वाटर प्रेजेंट होता है, जो थोड़ा बहुत एक्वस इन्वायरमेंट है हमारी आई का, वो हमारी आई की सरफेस को प्रोटेक्ट करता है जब हम आई लिड्स को रब करते हैं। अचानक से एलर्जी की वजह से या फिर खारिश की वजह से जब हम अपनी आईलिड को रब करते हैं, तो वो जो वाटर होता है हमारी जो आई के अंदर प्रेजेंट होता है या आईज के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, वो हमारी आई की सरफेस को प्रोटेक्ट करता है आईलिड से। वाटर आल्सो फॉर्म ए फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। इसी तरह ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी वाटर जो है ये फ्लूइड फ्लूइड की एक लेयर बना देता है। और वो जो फ्लूइड की लेयर होती है वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ट्रॉमा, किसी भी किस्म के ट्रॉमा से, मतलब चोट वगैरह जब हमें लगती है, जब हम गिरते हैं, ज्यादा ऊंचाई से अगर हम गिर जाएं, थोड़ी सी जगह से तो गिरने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम ज्यादा ऊंचाई से गिरें तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको चोट लगने से बचाता है। वाटर की जो लेयर होती है, प्रोटेक्टेड लेयर या फिर फ्लूइड की जो लेयर होती है, वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाती है। ओके, I am going to end my video lecture here. I hope that you understand today's lecture. और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और मटेरियल या कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें दूसरों के साथ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स जो हैं वो टाइम से मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। आज हमने कार्बन को डिस्कस किया, वाटर को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड्स को, प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल सब मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आपके क्यूरी क्वेश्चन कोई भी हैं वो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।